इस लेक्चर में लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से लर्निंग कर्व अप्लाई हो रही होती है और क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके, और फिर उसके बाद कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। और तो लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। लर्निंग कर्व की थ्योरी हमें क्या बताती है कि लर्निंग कर्व हमें ये बताता है कि जैसे जैसे लेबर जो है वो एक्सपीरियंस गेन करता रहता है, जैसे जैसे लेबर जो है वो एक्सपीरियंस गेन करता रहता है, वैसे वैसे उसके जो एवरेज आवर्स होते हैं ना वो एक कांस्टेंट रेट से कम होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। कैसे? तो उसका भी देखते हैं, अप्लाई करते हैं। हमने क्या सीखा अभी तक कि लर्निंग कर्व जो है वो अप्लाई होते हैं लेबर्स पे, लेबर्स के आवर्स पे। ठीक है। तो लेबर्स के आवर्स पे अप्लाई होते हुए हमें क्या पता चलेगा कि जैसे जैसे लेबर जो है अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, जैसे जैसे वो शुरू में फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स बना रहा है, फिर 100 यूनिट्स बना रहा है, जिस तरह से वो एक्सपीरियंस गेन करता जा रहा है ना, उस तरह से उसके जो एवरेज आवर्स हैं पर यूनिट पे लगने वाले हैं वो कम होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे एट अ कांस्टेंट रेट। तो अब सीखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल पहला यूनिट बनाया लेबर ने, ठीक है, और उसके 250 आवर्स लगे उसको एक यूनिट बनाने में। तो ऑब्वियसली पहला यूनिट है तो एवरेज भी 250 होगा और मार्जिनल आवर्स भी 250 होंगे। मार्जिनल आवर्स क्या होते हैं उसको एंड में देखते हैं, अभी एवरेज, टोटल और यूनिट्स को समझते हैं। ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल सेकेंड यूनिट बनाया, तो जो एवरेज है ना वो एक कांस्टेंट रेट से जो है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 80% रखते हैं। एवरेज आवर्स जो है हमारे, जो पहले एक यूनिट बनाते थे तो 250 लगते थे, अब सेकंड यूनिट बनाने में उसको सिर्फ 200 आवर्स लगे। तो एवरेज जो है वो एक कांस्टेंट रेट जो कि हमने 80% यहाँ पे एज्यूम किया है उससे कम हो रहा है। फिर टोटल आवर्स किस तरह से आएंगे? एवरेज 200 है और टोटल यूनिट्स 2 बनाए हैं तो मल्टीप्लाई करा दें, टोटल आवर्स आ जाएंगे। फिर हमने 4 यूनिट्स बनाए हैं। 4 यूनिट्स पे एवरेज अगेन एक कांस्टेंट रेट जो कि हमने 80% रखा है उससे कम हो जाएगा, 160 आवर्स लगने। टोटल आवर्स किस तरह से आएंगे? एवरेज को यूनिट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल आवर्स आ जाएंगे। फिर 8 यूनिट्स बनाते हैं, तो एवरेज हमारे पास एक कांस्टेंट रेट से कम होते जा रहा है। अभी सिर्फ मैं यूनिट्स के साथ जो है एवरेज को समझा रहा हूँ कि एवरेज जो है एक कांस्टेंट रेट से कम होते जा रहा है। टोटल जो है अगेन एवरेज को यूनिट से मल्टीप्लाई किया, टोटल आवर्स आ गए। फिर हमने 16 यूनिट्स बनाएंगे। 16 यूनिट्स पे एवरेज अगेन 80% जो एक कांस्टेंट रेट हमने सेट किया उससे कम होता जाएगा, और टोटल आवर्स हमारे पास आ जाएंगे मल्टीप्लाई करा के। तो इसमें अभी तक जो है मार्जिनल को छोड़ के अभी तक हमने क्या सीखा कि पहला यूनिट बनाया, 250 टोटल आवर्स लगे, एवरेज आवर्स भी 250 लगे। जब हमने आउटपुट को डबल किया, एक यूनिट बनाते थे अब हमने दो बनाने शुरू किए, तो एवरेज आवर्स जो है वो एक कांस्टेंट रेट जो कि 80% है उससे कम हो गया। फिर जब हमने अगेन आउटपुट को डबल किया, 2 यूनिट बनाते थे अब दो और बनाए, टोटल 4 हो गए। तो 4 यूनिट पे अगेन एवरेज जो है वो एक कांस्टेंट रेट से कम हो गया। फिर हमने फिर आउटपुट को डबल किया, 4 यूनिट पहले बनाते थे, फिर 8 यूनिट्स बनाने, चार और बना लिया, आउटपुट डबल हो गया। तो अगेन एवरेज जो है वो 80% से एक कांस्टेंट रेट से कम हो रहा है। फिर हमने एक एज्यूम किया कि 8 से यूनिट डबल किए, 16 पे ले गए, फिर एक एवरेज, जो हमारा एवरेज आवर्स हैं वो एक कांस्टेंट रेट से कम हो गए, 80% पे आ गए। मार्जिनल आवर्स निकालते हैं। मार्जिनल आवर्स किस तरह से आएंगे? सेकेंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट के दरमियान जितने आवर्स का डिफरेंस है वो मार्जिनल आवर्स। मार्जिनल का क्या क्या मतलब होता है? मार्जिनल आवर्स वो होते हैं कि हर एडिशनल यूनिट पे आने वाला टाइम कितना लग रहा है। तो एडिशनल यूनिट पे 150 लग रहे हैं, टोटल हमारे पास 400 आवर्स लग रहे हैं, एवरेज 200 है, और एडिशनल जो आवर्स लग रहे हैं ना वो 150 है। यहाँ पे एडिशनल आवर्स निकालते हैं, 640 माइनस 400, 240। ये एडिशनल आवर्स लगे हैं 240 कितने यूनिट्स पे? 2 से 4 के दरमियान, मतलब दो दो का डिफरेंस है ना, 2 यूनिट्स पे 240 का आ रहा है। फिर निकालते हैं, 1024 माइनस 640, ये कितने एडिशनल आवर्स लगे हैं? ये 4 यूनिट्स पे लगे हैं, 4 और 8 के दरमियान डिफरेंस कितने? 4 का, तो ये 4 के उस पे आ रहे हैं। और ये कितने? इसका मार्जिनल टाइम निकालते हैं। मार्जिनल टाइम मतलब एडिशनल टाइम कितना लग रहा है? वो 640। ये कितने यूनिट्स के दरमियान है? 8 यूनिट्स के दरमियान है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 यूनिट्स के दरमियान। अब अगर सिंगल सिंगल मतलब पर यूनिट का निकाल लें, तो ये 2 यूनिट्स का था तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं ताकि पर यूनिट का आ जाए। ये 4 यूनिट्स का था, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट का एडिशनल टाइम आ जाएगा।
ये 8 यूनिट का था, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट का टाइम आ जाएगा। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, अभी हमने क्या क्या सीखा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग कर्व की थ्योरी क्या कहती है, दो चीजें बताती है कि आउटपुट जैसे जैसे डबल होंगे ना, 1 से 2 पे आए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, आउटपुट जैसे जैसे डबल हो रहा है, हमारा जो एवरेज आ रहा है ना वो एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? लेबर जो है एक्सपीरियंस गेन करता जाएगा, जो उसको शुरू में ज्यादा टाइम लगता था आगे जाके वो कम टाइम ले रहा होगा सेम यूनिट्स बनाने के लिए। तो यहाँ दो चीजें हमने सीखी कि आउटपुट डबल हो रहे हैं, एवरेज आवर्स एक कांस्टेंट रेट से कम हो रहे हैं। टोटल आवर्स किस तरह से आएंगे, एवरेज को यूनिट से मल्टीप्लाई करा देंगे, टोटल आवर्स आ जाएंगे। फिर देखते हैं मार्जिनल आवर्स क्या होते हैं। मार्जिनल टाइम होता है कि हर न्यू यूनिट बनाने पे एडिशनल टाइम कितना लगा। तो यहाँ पे टोटल टाइम तो 400 लगे, लेकिन एडिशनल देखा जाए अगर इन दोनों के दरमियान जो फर्क आएगा वो एडिशनल टाइम है। यहाँ पे टोटल टाइम 640 लगे, लेकिन 2 से 4 के दरमियान जो एडिशनल टाइम था वो 240 है। ये 240 2 यूनिट्स का है। अगर 1 यूनिट का निकालना चाहें तो डिवाइड बाय 2 करके 1 यूनिट का निकल आएगा। फिर यहाँ पे देखा जाए तो टोटल टाइम 104 लगा, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो एडिशनल यूनिट है। तो मार्जिनल आवर्स क्या होते हैं, हर एडिशनल आवर्स पे कितना टाइम लग रहा है वो आ जाएगा। तो हमने अभी तक क्या सीखा है, एवरेज टाइम जो है एक वो रिड्यूस हो रहा है एक कांस्टेंट रेट से जब आउटपुट जो है वो डबल कर रहे हैं। तो बस अभी तक हमने यही सीखा। और पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो इसी चार्ट पे, अगर ये तीन चीजें टोटल आवर्स, एवरेज आवर्स, मार्जिनल आवर्स अच्छे से समझ आ जाते हैं कि ये होते क्या हैं और किस तरीके से ये निकलते हैं, बस टोटल यही है चैप्टर। बाकी इसको सिर्फ क्या होगा आगे चैप्टर्स में, या तो टोटल आवर्स हमसे मांगे होंगे, टोटल आवर्स किस तरह से आएंगे तो एवरेज को यूनिट से मल्टीप्लाई करा दूंगे। एवरेज आवर्स पूछे गए होंगे किस तरह से आ रहे होंगे तो टोटल को इससे डिवाइड करा रहे होंगे। मार्जिनल आवर्स पूछे गए होंगे किस तरह से आ रहे होंगे तो टोटल के दरमियान जो यूनिट्स में फर्क होगा उनके दरमियान का फर्क आ रहा होगा। तो पूरा चैप्टर जो है आगे हमने इन्हीं का देखना है कि चीजें कि कैसे वो लिंक हो रही हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। तो आगे देखते हैं। अब मसला क्या हुआ, अब मसला ये आया कि फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा आया, उसने बोला कि भाई मुझे 2 यूनिट्स चाहिए। तो हमने कैलकुलेशन करी, हमने बोला ठीक है टोटल आवर्स हमारे इस पे 400 लग रहे हैं, एवरेज आवर्स हमारे इस पे 200 लग रहे हैं। हमने सारी अपनी कैलकुलेशन करी, कॉस्ट निकाली, उसको एक अमाउंट बता दी। ठीक है। फिर एक नेक्स्ट कस्टमर आया, उसने बोला भाई 4 यूनिट्स चाहिए मुझे। हमने बोला ये तो अच्छी बात है, 2 यूनिट्स तक तो हमारा एक लर्निंग हमारी एक सेट हुई हुई थी, जो हमारा जो एवरेज टाइम है वो रिड्यूस हुआ हुआ था। तो ठीक है, हम आउटपुट डबल करते हैं और हमारा एवरेज और कम हो जाएगा। इसके हिसाब से हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट लेबर की, और टोटल कॉस्ट को बता देंगे हम उसको कि कस्टमर को कितनी लगी। फिर मसला ये हुआ कि इसके बाद ना 5 यूनिट्स का आ गया एक ऑर्डर में। अब मसला ये है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था ना वो तो कह रहा था कि जब आउटपुट डबल होगा ना तभी एवरेज कम हो रहा होगा। अब यहाँ पे 5 यूनिट्स पे तो हमने आउटपुट निकाला ही नहीं, हमने तो डायरेक्ट 4 से 8 जंप करके 8 पे चले गए, आउटपुट को डबल कर दिया। यहाँ पे भी एवरेज हमारे आउटपुट को डबल करने की वजह से उस हिसाब से कम हुए हैं। तो 5 यूनिट पे हम क्या करें, उसको मना कर दें? नहीं। तो इस उसके हिसाब से ना अब हुआ कि एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले ने ये मसला हल कर दिया कि चाहे वो 3 यूनिट मांगे, चाहे वो 5, 6, 7, चाहे वो 9, 10, 11, इनके दरमियान के जितने भी यूनिट्स, अगर कोई कस्टमर को हमें कॉस्ट पता करनी है उसको बेचने के लिए, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक लिमिटेशन क्या थी कि एवरेज टाइम जो है वो रिड्यूस करना है एट अ कांस्टेंट रेट से जब आउटपुट डबल हो रहा है। तो अब फॉर्मूला क्या बना, y = a x पावर में b क्या होता है, लॉग लर्निंग रेट डिवाइड लॉग। अब y क्या है, y है हमारे पास एवरेज टाइम, ये y एवरेज टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला इसी से बना है, y क्या है एवरेज टाइम, a क्या है टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट पे आने वाला टाइम, ठीक है, टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट। x क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का हमने फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल 4 पे, फॉर एग्जाम्पल 5 पे, 8 पे, 16 पे, 2 पे, 3 पे, जिस पर भी फाइंड करना है वो हम नंबर ऑफ यूनिट्स रख देंगे। लॉग एल आर क्या है, यहाँ पे लॉग एल आर वो है लर्निंग रेट, जो भी जितना भी परसेंट भी रखा हुआ, 80% एज्यूम किया हुआ है, 90% एज्यूम किया हुआ है, जो भी एज्यूम किया हुआ है लर्निंग रेट आ जाएगा। और लॉग टू क्या है, कंडीशन फॉर डबल आउटपुट, यहाँ जो हमें कंडीशन थी ना आउटपुट इज डबल, वो है लॉग टू। तो इस तरीके से ही हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा गया है एवरेज टाइम बताएं, ठीक है, एवरेज टाइम बताएं 8 के लिए, ठीक है, 8 के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे फाइंड करते हैं। हमसे पूछा गया है वाई,
ठीक है, वाई पूछा है। और हमें टाइम और कितने यूनिट्स के लिए, 8 यूनिट्स के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करें? हमें पता है कि 8 यूनिट्स पे जो हमारा ए है, टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट, वो कितना लग रहा है, वो 250 है। ठीक है, 250। एक्स हमारे पास 8 है। लॉग लर्निंग रेट वो एज्यूम करते हैं कि 80% है। ठीक है, और लॉग 2 तो पता है। लर्निंग रेट हमारे पास 80% है, कैसे आएगा? लॉग 80%। ठीक है, और डिवाइड में log 2। कंडीशन जो थी डबल आउटपुट करने की, log 2। ये फॉर्मूला ही रख रहा हूँ, लॉग लर्निंग रेट डिवाइड बाय log 2। ए भी पता है 250 है, एक्स भी पता है लॉग रनिंग रेट log 2। दोबारा रख लेते हैं इसको, लॉग लर्निंग रेट है 80% और डिवाइड में log 2। तो ये हमारे पास लॉग भी आ गया। अब y फाइंड कर लेते हैं। y कैसे आएगा? y आ जाएगा हमारे पास, y कैसे आएगा? ए एक्स की पावर बी। ठीक है, तो a है हमारे पास 250, x है हमारे पास 8, और इसकी होल पावर में लॉग लर्निंग रेट डिवाइड बाय log 2, जो कि हमने ये पूरा फाइंड कर लिया है। तो 128, मतलब एवरेज आर, वाई क्या था हमारे पास? एवरेज टाइम। तो देखते हैं कि 8 यूनिट्स पे एवरेज टाइम कितना था, 128। यहाँ पे आ गया 120। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले के थ्रू हमें ये पूरा चार्ट नहीं बनाना पड़ेगा पेपर में। डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें पूछा होगा एवरेज टाइम बताएं, टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट दिया हुआ होगा, एक्स दिया हुआ होगा, लॉग लर्निंग रेट log 2 दिया हुआ होगा। तो इस तरीके से ही हम फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 128 फाइंड किया। ये 128 जो था 8 नंबर ऑफ यूनिट्स पे था। या अगेन यहाँ पे भी चार्ट में भी हमारे पास 128 और 8 नंबर ऑफ यूनिट्स पे है। तो इस तरीके से जो है ये फॉर्मूला। अब एज्यूम करते हैं कि हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करें। ठीक है, एवरेज टाइम बता दिया, ए बता दिया, और बोला एक्स फाइंड करें। बिल्कुल इक्वल टू के इस तरफ सारी चीजें ले जाएंगे, एक्स फाइंड कर लेंगे, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड कर लेंगे। हमें बोला गया कि टोटल टाइम बताएं फॉर एक्स नंबर ऑफ आउटपुट। ठीक है, टोटल टाइम बताएं फॉर एक्स नंबर ऑफ आउटपुट। तो टोटल टाइम निकालने के लिए अब हमारे पास क्या हुआ, ऐसे ऐसे पूछा जाएगा कि टू फाइंड टोटल आवर्स फॉर एक्स नंबर ऑफ आउटपुट। इसमें मतलब टोटल आवर्स जो हैं वो हमें दिए हुए होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए हुए होंगे। मतलब ये दिए हुए टोटल आवर्स दिए हुए, नंबर ऑफ यूनिट्स भी नहीं दिए हुए, एवरेज आवर्स भी नहीं दिए हुए। तो फॉर्मूले में तो हमारे पास एवरेज होता है। तो अब इस वाई को हम क्या करें कि हमारे पास टोटल, यहाँ पे हम टोटल रख सकते हैं ना। तो वाई हमें पता है किस तरह से आया। वाई आया जब हम 2 को 200 से, वाई कैसे आया? जब भी 400 को हमने 2 से डिवाइड कराया तो 200, 640 को हमने 4 से डिवाइड कराया तो 160। वाई क्या है? एवरेज है। ठीक है, तो वाई की जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, वाई की जगह पे अगर मैं रख लूँ टोटल आवर्स को डिवाइड करा हूँ एक्स से। एक्स क्या एज्यूम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? नंबर ऑफ आउटपुट ना। ठीक है, वाई को ये मैं एज्यूम कर सकता हूँ कैसे? टोटल आवर्स को जब मैं यूनिट से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास एवरेज आवर्स आ जाएंगे। जैसे 400 को मैंने 2 से डिवाइड कराया तो 200 एवरेज आवर्स आ गए। अब क्वेश्चन क्या है, शुरू से देखते हैं। हमें टोटल आवर्स दिए में, नंबर ऑफ यूनिट्स पूछे हैं क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करें, और एवरेज आवर भी नहीं दिए हुए। मसला ये है, एवरेज आवर दिए हुए होते तो डायरेक्टली फाइंड हो जाते ना, एवरेज आवर भी नहीं दिए हुए। तो वाई ये कैसे आया? ये मुझे पता है कि वाई टोटल आवर को जब मैं यूनिट से डिवाइड कराऊंगा, 400 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास वाई आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 640 को डिवाइड बाय करूंगा 4 तो मेरे पास 160 वाई आ जाएगा। तो मैं वाई की जगह पे ना ये रख सकता हूँ, टोटल आवर्स डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, ये पहले और वाला देखते हैं। वाई की जगह पे मैंने क्या रख सकता हूँ? टोटल आवर्स डिवाइड बाय एक्स। तो फॉर्मूला मेरे पास वाई की जगह पे टोटल आवर डिवाइड बाय एक्स आ जाएगा। एक्स जो है इक्वल टू इस तरफ जाके वो पावर में ऐड हो जाएगा, बी जो होता है b+1 में वो जाके ऐड हो जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी। या इसका एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है कि दोनों साइड को ना इक्वल टू के, इस तरफ को भी और इस तरफ को भी, दोनों साइड को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करा दूं।
मल्टीप्लाई बोथ साइड विद एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला था, मल्टीप्लाई कराया बोथ साइड विद एक्स, तो ये एक्स वाई हो गया। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स की पावर बी प्लस वन। प्लस वन क्यों हुआ? जब एक्स इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ ना, जब इस तरफ राइट साइड पे एक्स जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो एक्स की पावर में ऐड हो जाता है, तो ऐड हो गई, पावर में बी प्लस वन हो गया। बी क्या है? लॉग लर्निंग रेट डिवाइड बाय लॉग टू है। तो टोटल टाइम जो है एक्स वाई हो गया। अब कैसे? ये 400 कैसे आया? 200 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 400 आया, एक्स वाई। ठीक है, वाई क्या था? एवरेज। एक्स क्या था? नंबर ऑफ यूनिट। जब मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स को टोटल आर से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास टोटल आवर्स आ गए। तो इस पूरे एक्स वाई की जगह पे, इस पूरे एक्स वाई की जगह पे मैं टोटल टाइम रख सकूँ। तो ऑब्वियसली जब ये क्वेश्चंस में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये चार्ट और ये फॉर्मूला ही है तो बस यही, इसमें इधर उधर चीज़ें घुमाते रहेंगे और उनको फाइंड करते रहेंगे। यहाँ पे भी अभी यही हुआ है ना कि टोटल आवर्स दिए हुए थे, तो टोटल आवर्स हमें पता है कि ये वाई, वाई की जगह पर अगर मैं रखूँ टोटल आवर्स, तो वाई कैसे आया होगा? 400 को डिवाइड बाय टू तो वाई आया होगा। तो 400 डिवाइड बाय टू, टू भी नहीं दिया हुआ, 400 सिर्फ दिया हुआ है। तो टोटल आवर्स को डिवाइड बाय एक्स, एक्स रख सकता हूँ, फिगर एक्स रख सकता हूँ, एक्स को यहाँ जाके मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, डिवाइड में होगा। तो इन्हीं को अगर अच्छे तरीके से समझा हुए हैं तो सारा चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आगे देखते हैं। अब मसला क्या हुआ? लर्निंग जो है ना वो यूनिट्स में भी हो सकती है, और लर्निंग जो है, जो हमारे लेबर आवर्स हैं वो यूनिट्स में भी फाइंड हो सकते हैं, यूनिट्स में भी कम हो सकते हैं उनका एवरेज टाइम, और बैचेस में भी कम हो सकता है। बैचेस क्या है? ब्लॉक्स, बैचेस, ये सारी चीजें। अब फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है वो जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी है, तो वो एक पूरा पूरा लॉट या बैच तैयार करती है अपनी कोल्ड ड्रिंक्स के। ठीक है, तो उनकी जो लर्निंग जो है ना वो किस तरह से देखी जाएगी? उनकी लेबर की लर्निंग किस तरह से देखी जाएगी? एक पूरा बैच तैयार हुआ, उसके ऊपर लेबर का टाइम लगा, ठीक है, वो हमारे पास एक सेट हो गया यूनिट। ठीक है, अब क्या हुआ? जब नेक्स्ट बैच बना ना, तो उसके जो एवरेज आवर्स होंगे वो एक कांस्टेंट रेट से कम हो रहे होंगे। फिर नेक्स्ट बैच जब बनेगा तो उसके लेबर के जो एवरेज आवर्स होंगे वो एक कांस्टेंट रेट से कम हो रहे होंगे। तो यहाँ क्या हुआ? लर्निंग जो है हमारे पास बैचेस में हो रही है। ठीक है, तो y कैसे आएगा? एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस वन बैच। ऊपर y क्या था? एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस वन यूनिट। ठीक है, यहाँ यूनिट था, यहाँ एक बैच का है। ए क्या है? टाइम फॉर फर्स्ट बैच। ऊपर क्या था? टाइम फॉर फर्स्ट यूनिट। ए, ठीक है। एक्स क्या है? नंबर ऑफ बैचेस। ऊपर क्या था? नंबर ऑफ यूनिट्स। बस ये डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम है, सब सेम है। लॉग लर्निंग रेट और लॉग टू तो सेम ही है बिल्कुल, लर्निंग रेट और कंडीशन फॉर डबल आउटपुट। सही है। डबल आउटपुट की कंडीशन क्या है? यहाँ से हम हर आउटपुट को डबल कर रहे हैं ना, वो वाली कंडीशन। तो हमने क्या सीखा? लर्निंग जो है यूनिट्स में भी कैलकुलेट हो सकती है, बैचेस में भी कैलकुलेट हो सकती है। जो कंपनीज जो है यूनिट्स में अपनी लेबर आवर्स को चला रही होती हैं, वो यूनिट्स में उसको कैलकुलेट करेंगे, उनकी लर्निंग को, उनके उनका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस वो गेन कर रहे हैं वो यूनिट्स में हो रहा होगा। यहाँ पे क्या है? बैचेस में हो रहा होगा। जितने जितने बैचेस बनते जाएंगे उतना लर्निंग रेट जो है कांस्टेंट रेट से कम होता जाएगा। तो यहाँ तक हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं कि एक सेटअप कॉस्ट क्या होती है। सेटअप कॉस्ट क्या है? फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक चीज हमने बनाई तो उसके ऊपर एक सेटअप कॉस्ट भी लग गया। ठीक है, एक ओवरऑल कंप्लीट हुआ, अ, एक प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, वो आगे बढ़ा, तो उसके दोबारा से उसके ऊपर आने के लिए ना एक सेटअप कॉस्ट हमें पे करनी पड़ रही है। दोबारा से वो यूनिट्स प्रोड्यूस, न्यू यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक सेटअप कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो ठीक है, वो डायरेक्टली जो सेटअप कॉस्ट दी गई होगी वो रख देंगे टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने में। अब मसला क्या आता है कि वो सेटअप कॉस्ट जो है ना, वो बता रहे हैं कि सब्सिक्वेंट बैचेस, जैसे जैसे बैचेस बढ़ते जाएंगे वो सेटअप कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। फॉर एग्जांपल वो 10% से रिड्यूस हो रही है, 5% से रिड्यूस हो रही है, जो भी है क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो वो जो है वो सेटअप कॉस्ट जो है सब्सिक्वेंट बैचेस में जो है वो कम होती जा रही है। यहाँ देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेटअप कॉस्ट हमें पे करनी पड़ रही है 40,000 की। ठीक है, अब नेक्स्ट बैच जब हम ये फर्स्ट बैच की, ठीक है, फर्स्ट बैच पे हमें इतनी पे की। अब सेकंड बैच पे क्या हुआ? हमारी जो सेटअप कॉस्ट थी ना वो एक 10% से रिड्यूस हो गई। ये अभी अगर 100 पे है, मैं इसको अगर 90 पे ले जाऊं तो ये 10% रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो वो 36,000 पे आ गई। इस तरह से अब फॉर एग्जांपल थर्ड बैच है, थर्ड बैच है, ठीक है, ये जो 36,000 है ये 100 पे है, मैं इसको 90 पे ले जाऊं तो ये सेटअप कम हो गई। तो इस तरीके से जो है सेटअप कॉस्ट जो है वो जितने परसेंट से बताया हुआ होगा क्वेश्चन में कि रिड्यूस हो रही है, वो उतने परसेंट से हम रिड्यूस करते जाएंगे। टोटल सेटअप कॉस्ट अगर कैलकुलेट करनी हो, यहाँ मैं अगर करूँ
टोटल इन सेटअप कॉस्ट कितनी पड़ी, तो ये टोटल हमारे पास आती है, सबका सम किया, ये टोटल सेटअप कॉस्ट आती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में छोटे छोटे से हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, ये फ्री फंड के गेन करने के लिए, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट है। दोबारा से देखते हैं। टोटल कॉन्सेप्ट यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ अगर इसको, इन तीन चीजों को, यूनिट्स, टोटल आर्ट, एवरेज आर्ट, मार्जिनल आर्ट, किस तरीके से होते हैं, और ये फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया तो बस टोटल चैप्टर हमारे पास यही है। आगे इसी के अंदर जो है वो चीजें हैं कि भाई इधर से उधर ले जाओ, ये फाइंड कर लो, वो फाइंड कर लो, लॉग लर्निंग रेट फाइंड करने को आ जाएगा। तो एक्स कभी नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, कभी टोटल टाइम देंगे, बोलेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करें, कभी ए फाइंड करने को आ जाएगा कि भाई फर्स्ट बैच का टाइम निकालें। तो इस तरीके से हमारे पास चीजें पूछी जा सकती हैं। तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। अब हम एक क्वेश्चन पास पेपर का सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद फर्दर कॉन्सेप्ट्स देख के फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कह रहे हैं, SPL स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10,000 ऑटो पार्ट्स। कितनी डिमांड है आई है हमारे पास, 10,000 की। ठीक है, ऑटो पार्ट्स बनाने फॉर अ लार्ज ऑटोमोबाइल असेंबली। अच्छा, इसकी एक लर्निंग जो है ना, कहाँ पे अप्लाई हो रही होती है, किन बिजनेसेस पे, जो बिजनेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, जो जिनका एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत सारे प्रोसीजर्स और काफी बड़ी कंपनीज हो, उन पे अप्लाई हो रहा होता है। जो बिल्कुल छोटी सी है, जिधर आसान काम है, वहाँ क्या लर्निंग, वहाँ तो सिंपल अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अब इसका क्या मतलब है कि लर्निंग जैसे जैसे हम यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे तो लर्निंग क्या कम होते 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 एवरेज आर हमारे क्या जीरो पे आ जाए। ये क्या हुआ कि हमने फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स बनाए, तो एवरेज आर हमारे क्या जीरो पे आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि लेबर जो है बस ये चुटकी बजाई और काम हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। होता क्या है कि एक सर्टेन पॉइंट पे आके, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट पे आके लर्निंग जो है ना स्टॉप हो जाती है। भाई लेबर है, कोई मशीन तो नहीं है ना, मशीन जब भी ये मशीन इन्वायरमेंट पे ना, जहाँ पे मशीन वर्क होता है वहां अप्लाई नहीं होती लर्निंग। क्यों, मशीन में एक कांस्टेंट टाइम हमें पता है कि भाई यहाँ पे हमने इसको बटन दबाया, स्टार्ट करी, यहाँ 30 मिनट्स का टाइम रखा, ये जाके रुक जाएगी। तो ऐसे मशीनरी का एनवायरमेंट पे अप्लाई नहीं होता, ये जब भी अप्लाई होता है लेबर पे लर्निंग का। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने बिल्कुल इतना लर्निंग अप्लाई हो गई एक लेबर पे कि बस चुटकी बजा रहे हैं और वो यूनिट बन जाता है जैसे ही हमने उसमें वर्क स्टार्ट किया, नहीं। होता क्या है कि एक सर्टेन पॉइंट पे जाके लेबर अपनी मैक्सिमम जो है वो उस पर आ जाता है, कैपेसिटी पे आ जाते हैं, इससे तेज वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो खराब काम कर रहा है या स्लो काम, नहीं, वो एक मैक्सिमम उस सीख गया है। अब इससे तेज जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो हम डिसाइड किया हुआ, लर्निंग कांस्टेंट रेट से कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वहां जाके लर्निंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। उसके आगे लर्निंग अप्लाई नहीं हो सकती, यूनिट्स बन सकते हैं। ठीक है, एवरेज एवरेज टाइम जो है वो जो लास्ट लर्निंग रेट पे जो लेबर का होगा वो सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो है ना 16 जब 16 यूनिट्स पे आए तो उसका एवरेज टाइम 102 हो गया। अब यहाँ पे आके ना लर्निंग स्टॉप, कि भाई 102 जो आवर्स है ना उससे कम पे लेबर बना ही नहीं सकता, ये उसका मैक्सिमम हमारे पास है, और यहाँ पे आके लर्निंग स्टॉप हो गई। तो बस अब इससे ऊपर फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स बना लिए। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 84 ना। हाँ, तो जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उन पे अगर हम कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 102 आवर्स पे लर्निंग स्टॉप हो गई है, 84 यूनिट्स बनाने, इस तरीके से हमारे पास टोटल आवर्स आते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसको एवरेज पे रख दिया, यहाँ पे रखता हूँ। 102 टोटल आवर्स लगते हैं, 84 बनाने यूनिट्स, तो 8, इस तरह से हमारे पास जो है ना कॉस्ट कैलकुलेट होगी। तो हमने क्या सीख लिया कि लर्निंग जो है कांस्टेंट रेट से कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, एक सर्टेन पॉइंट पे आके लर्निंग जो है वो स्टॉप हो गई, उसके आगे जो भी यूनिट्स होंगे वो लास्ट एवरेज रेट से मल्टीप्लाई होकर निकलते होंगे। तो अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ देखा कि ऑटो पार्ट्स और लार्ज ऑटोमोबाइल असेंबलर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक एनवायरमेंट है, लार्ज कंपनी है, ऑटोमोबाइल असेंबलर है, उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है लर्निंग। द पार्ट्स वुड बी प्रोड्यूस इन बैचेस ऑफ 500 यूनिट्स। हमें यहाँ पे क्या बताया कि हमारे पास डिमांड कितनी थी, 10,000। ठीक है, और हर एक बैच पे 500 यूनिट्स बनते हैं। तो अगर मैं टोटल डिमांड को यूनिट से मल्टीप्लाई करूं, एक एक बैच के यूनिट से, तो मुझे पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ बैचेस हमने बनाने हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ बैचेस बनाने हैं, ये मेरे पास आ गया।
जैसे आया, 10,000 की डिमांड थी, एक बैच बनाने में 500 यूनिट्स लगते हैं, तो मैंने डिवाइड कराया तो मुझे पता चल गया कितने बैचेस बनाऊं कि मैं 10,000 की डिमांड तक पहुंच जाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करते हैं। 20 बैचेस हैं, एक बैच पे 500 यूनिट्स होते हैं, तो डिमांड कितनी हो गई? 10,000। ये इसी तरीके से दी हुई है, कैलकुलेट करके तो हमने 20 बैचेस निकाल ली। खैर आगे बढ़ते हैं। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच, पहले बैच की जो है ना, ये सारी कॉस्ट दी हुई है, हमें 20 बैच की निकालनी है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। फिर उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? द सेटअप कॉस्ट पर बैच वुड बी रिड्यूस बाय 5% फॉर ईच subsequent बैच। However, there will be no further reduction in the setup cost for the fifth batch onward। ये हमने सेटअप कॉस्ट पढ़ा यहाँ पे, फर्स्ट बैच की दी हुई है, ठीक है, और सब्सिक्वेंट बैचेस में इस क्वेश्चन में 5% से रिड्यूस हो रही है। क्वेश्चन में यहाँ हमने क्या समझा था? 10% से हो रही है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं 5% से हो रही है। नेक्स्ट वाली लाइन जो है सॉल्व करते हुए देखते हैं। लर्निंग कर्व जो है वो एस्टिमेटेड एट 90%। जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम किया था क्वेश्चन में 80%, अब यहाँ पे लर्निंग रेट जो है 90% है, बट वुड रिमेन इफेक्टिव फ्रॉम फॉर द फर्स्ट 8 बैचेस ओनली। इसका क्या मतलब है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 बैचेस तक जो है ना वो लर्निंग अप्लाई हो रही थी, वो एक कांस्टेंट रेट से जो है एवरेज आर कम होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। लेकिन 8 बैच पे आके ना लर्निंग स्टॉप हो गई। इसका क्या मतलब कि लेबर जो है जितना 8 बैचेस पे उसको एवरेज टाइम लग रहा है ना, अब इसके अगले बैचेस पे उसको यही टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है पॉसिबल कि भाई वो 8 बैचेस के बाद और 9, 10, 20 तक बैचेस बनाते रहे तो एवरेज टाइम जो है 0 पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। 8 बैचेस पे आके उसकी लर्निंग जो है स्टॉप हो जाएगी। 8 बैचेस के बाद हमने टोटल कितना बनाया था? 20। तो 20 और 8 के दरमियान फर्क है 12 का, तो रिमेनिंग जो 12 बैचेस पे है ना उस पर लर्निंग नहीं अप्लाई हो रही होगी। फिर द इंडेक्स ऑफ 90% ऑफ लर्निंग, अच्छा ये जो लॉग लर्निंग रेट अपॉन लॉग टू जो था ये सॉल्व करके दे दिया है। डायरेक्टली भी रख सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर सबसे अहम जो चीज़ है ना वो है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट हमसे रिक्वायर क्या कर रहे हैं? कंप्यूट द कॉन्टैक्ट प्राइस दैट वुड इनेबल एसबीएल टू अर्न एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ कॉन्टैक्ट प्राइस। कॉन्टैक्ट प्राइस मतलब क्या? सेल्स प्राइस। वो बोल रहे हैं कि भाई हमें सेल प्राइस बताओ कि कितने का हम इसको बेचें कि हम 30% जो है वो सेल्स प्राइस पर प्रॉफिट कमा सकें। समझते हैं इसको। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि सेल प्राइस बताओ कि हम टारगेट प्रॉफिट कितना अर्न कर सकें, टारगेट प्रॉफिट हम अर्न कर सकें 30% का, 30% ऑफ सेल प्राइस। तो हमारी हम कितनी टारगेट कॉस्ट को सेट करें कि वो 70% हो ताकि सेल प्राइस यहाँ पे 100% है। कैसे? टारगेट प्रॉफिट उन्होंने बता दिया कि 30% है, तो ऑब्वियसली 70% उसमें कॉस्ट होगी और टोटल 100% जो है सेल प्राइस होगी। बस ये रिक्वायरमेंट से हमें पता चल गया कि ये फाइंड करना है, ठीक है। पेपर में इसी तरीके से चीजें करनी होती हैं कि रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है, ठीक है, और फिर देखना होता है कि क्या क्या है हमारे पास गिवन, वो क्या नहीं है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ बैठे हुए सोच रहे हैं कि यार सेल प्राइस भी नहीं पता, सेल प्राइस तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है, टारगेट प्रॉफिट भी नहीं पता है, टारगेट कॉस्ट के लिए कुछ चीजें दी हुई हैं तो उनको देख लेते हैं भाई। टारगेट कॉस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है। टारगेट कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है? डायरेक्ट मटेरियल आ सकता है, डायरेक्ट लेबर आ सकती है, वेरिएबल ओवरहेड्स आ सकते हैं, फिक्स ओवरहेड आ सकते हैं, लेकिन एलोकेटेड वाले नहीं। एलोकेटेड वाले जो है वो अभी देखते हैं क्वेश्चन में वो क्यों नहीं आएंगे। तो ये चार्ज कॉस्ट जो है वो आ सकती हैं, और इस क्वेश्चन में एक सेटअप कॉस्ट भी दी गई है। सेटअप कॉस्ट जो हमने यहाँ पढ़ी थी कि सेटअप कॉस्ट जो है पर बैच जो है रिड्यूस हो रही है 5% से। ये इसलिए इस डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, क्योंकि ये 5% से कम होते जा रही है ना सेटअप कॉस्ट भी। अगर ये फिक्स होती तो हम नहीं लेते, रेलिवेंट नहीं होती। तो हमें पता चल गया कि अगर हम ये सारी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना तो क्या होगा? अगर ये हम सारी कॉस्ट कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आ रही होगी ना वो हम यहाँ रखेंगे, और 70 से डिवाइड करके आगे कैलकुलेशन करके ये सेल प्राइस तक पहुंच जाएंगे, रिवर्स वर्किंग करके। अब हम बैठे हुए क्वेश्चन में के देख रहे हैं कि यार क्या क्या इसमें से पता है ना, तो डायरेक्ट मटेरियल पे गए, देखा कि डायरेक्ट मटेरियल जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच, एक बैच पे जो है ना 1,35,000 का लगता है, 135,000 का लगता है एक बैच पे। हमने 20 बैचेस बनाने हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई। हम फिर बैठे हुए कि यार डायरेक्ट लेबर किस तरह से आएगा? डायरेक्ट लेबर के लिए ये तो हमें पहले बैच के आवर्स दिए हुए हैं ना,
और ये पहले बैच की टोटल कॉस्ट दी हुई है, लेकिन हमने तो 20 बैचेस पे जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा ना, हम आगे बढ़ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 2,25,000 जो हमारे पास कॉस्ट थी ना, उसको जब 15 आवर्स से डिवाइड कराया तो हमें रेट पता चल गया कि कितने रेट पे आया। कैसे? 225,000 टोटल कॉस्ट थी पहले बैच की। 1,500 आवर्स लगे हैं, 1,500 आवर्स लगे हैं, तो रेट आ गया एक मेरे पास 150 का। रेट आ गया किसका? 150। ये 150 कैसे आया? 1,500 आवर्स थे, 150 का रेट था, तो 1,500 इंटू 150 किया, तो ये 225,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये भी दिया हुआ था। इसको हमने इससे डिवाइड कराया तो रेट आ गया 150 का। ठीक है, तो ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। ये मैं निकालने के बाद अब वेट कर रहा हूँ कि यार आगे क्या करूँ। रेट तो आ गया मेरे पास, लेकिन आर्ट्स पता होने चाहिए ना 20 बैचेस के, तो आर्ट्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ रखूंगा। जैसे ही मैंने रेट को यहाँ पे फर्स्ट बैच के आर्ट्स से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ रखा था। अब मैं यहाँ निकाल के बैठा हूँ, रेट निकाल के बैठा हूँ, आगे नहीं समझ आ रहा ना। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट डायरेक्टली दे दिया 120 पर डायरेक्ट लेबर आवर। जैसे रेट ऊपर दिया था, वैसे ही रेट वेरिएबल ओवरहेड का दे दिया 120। ठीक है, तो इसके लिए भी आर्ट्स चाहिए। ठीक है, लेबर आर से लिंक्ड है ना, वेरिएबल ओवरहेड आर से लिंक्ड है। जब यहाँ आर्स नहीं पता तो यहाँ पे भी कैसे पता होंगे? जब यहाँ आर्स पता चल जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, वही सेम आर्स इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ये दो चीजें नहीं पता, ये दो चीजें नहीं पता। फिर मैं और आगे बढ़ा, मैंने देखा सेटअप कॉस्ट पर बैच दी हुई है 40,000। ये यहाँ रख दूं 40,000? नहीं, क्यों? ये एक बैच की है। तो मैंने गया, मैंने बोला कि यार एग्जामिनर जाओ जरा वर्किंग वन देख लो। वहां पे मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, और मैं यहाँ आया वर्किंग वन को सॉल्व करने। वर्किंग वन किसकी थी? सेटअप कॉस्ट की। ठीक है, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, टोटल हमारे पास कब तक जाने? The setup cost per batch would be reduced by 5% for each subsequent batch. However, there would be no further reduction in fifth batch onward. ठीक है, फर्स्ट बैच पे कितनी सेटअप कॉस्ट थी हमें क्वेश्चन में दी हुई है? 40,000। ये डायरेक्टली क्यों नहीं रख सकते यहाँ पे? ऐसा नहीं है कि गलत है, डायरेक्टली इसलिए नहीं रख सकते कि हमने एक बैच की कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम 20 बैचेस की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये एक बैच की दी है, फर्स्ट बैच की, तो ये फर्स्ट बैच की थी। अब सेकंड बैच में वो कह रहे हैं कि 5% से रिड्यूस हो रहा है, तो ये जो है अगर 100 पे है तो मैं इसको 95 पे ले जाता हूँ। ठीक है, फिर थर्ड बैच में क्या हुआ? अगेन ये जो है ये 100 पे है, मैं इसको 95 पे ले जाता हूँ, 5% से कम कर देता हूँ। फिर फोर्थ में क्या हुआ? ये जो है ये 100 पे है, मैं इसको 95 पे ले जाता हूँ। सिमिलरली फिफ्थ पे क्या हुआ? इसको मैंने अगेन, ये 100 पे था, मैं इसको 95 पे ले गया। तो पांच बैचेस तक जो थी ना, इसकी कॉस्ट कम होती जा रही थी। अगर इसको मैं पॉइंट हटा दूं, पांच बैचेस तक जो है ये 5% से रिड्यूस होती जा रही थी। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? देयर वुड बी नो फर्दर रिडक्शन इन द सेटअप कॉस्ट फ्रॉम द फिफ्थ बैच ऑनवर्ड। ये पांच से लेके, मतलब अगर मैं इसको देखूं, छह से आगे जो 20 तक जाने ना, 20 बैचेस बनाने, 6 से 20 तक यही सेम कॉस्ट रहेगी। मतलब अगले 15 बैचेस जो हम बनाएंगे, पांच ये वाले हो गए, बचे कितने? 15। तो 15 बैचेस बनाएंगे वो सेम, मैं 15 से मल्टीप्लाई करा दूं तो इतनी कॉस्ट आ रही होगी। तो अगर मैं टोटल सेटअप कॉस्ट को कैलकुलेट करूं, इन सबका सम कैसे आया? ये इन सबको मैंने ऐड कर दिया तो 669679 आ गया मेरे पास टोटल सेटअप कॉस्ट। यही हमें चाहिए थी, टोटल सेटअप कॉस्ट। इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल सेटअप कॉस्ट भी आ गई। फिर मैं बैठा हूँ, मैंने कहा यार ठीक है, मटेरियल पता चल गया, सेटअप कॉस्ट पता चल गया, ये तीन चीजें नहीं पता चली। फिर आगे बढ़े। फिक्स कॉस्ट दी हुई है, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट परचेज फॉर दी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए जो डेप्रिसिएशन आई है ना, वो है 48,000। और एलोकेटेड कॉस्ट दी हुई है 24,000। अब एलोकेटेड कॉस्ट इसलिए किसी भी कॉस्टिंग के डिसीजन में इररेलेवेंट होती है। उसकी वजह ये होती है कि बेशक वो चीज हम बनाएं या ना बनाएं, वो वाला डिपार्टमेंट ऑन रखें या ना रखें, वो एलोकेटेड कॉस्ट जो है ना उस डिपार्टमेंट में पढ़नी ही पढ़नी है। तो इसलिए जब वो यूनिट बने या ना बने, तो वो डिसीजन के लिए रेलिवेंट ही नहीं होगी, वो कॉस्ट तो पड़ ही रही होगी ना, फिक्स कॉस्ट। तो इसलिए एलोकेटेड कॉस्ट जो है इररेलेवेंट होती है।
लेकिन जो कॉस्ट जो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के ऊपर लग रही हो, ये 45,000 बच जाते हैं अगर हम ये ना बनाते ना। तो 20 बैचेस ना बनाते तो ये 45,000 बच जाते हैं हमारे, इसलिए इस डिसीजन के लिए रेलिवेंट है। तो अगर मैं एफ ओ एच देखूँ, 45,000 एक बैच की है, मैं 20 बैचेस पे निकालना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास टोटल एफ ओ एच भी आ गई, फिक्स कॉस्ट भी आ गई, फिक्स के ओवरहेड बोल रहे हैं। तो अब फिर मैं बैठा हूँ, मैंने कहा है कि यार सारा क्वेश्चन अच्छे अच्छे से सॉल्व हो रहा था, अगर मुझे सिर्फ ये आर्ट्स पता चल जाए ना तो मसला हल हो जाएगा, ये कॉस्ट आ जाएगी। तो अब आर्ट्स के लिए जो है वर्किंग टू कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग टू कर लेते हैं आर्ट्स के लिए। तो वर्किंग टू के लिए जो है, यहाँ पे वर्किंग टू परफॉर्म कर लेते हैं, आर्ट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, रेट हमें पता है, आर्ट्स हमें पता चल जाएंगे तो मसला हल। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला ये था बैचेस में कि वाई एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस वन बैच होता है। ठीक है, ए क्या होता है, टाइम फॉर फर्स्ट बैच, एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ बैचेस। तो इसको दिमाग में रखना है फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ है, हमने बोला ए होता है कि टाइम फॉर फर्स्ट बैच, तो वो हमें दिया हुआ क्वेश्चन में। पहला बैच पहला बैच बनाने में जो हमें कितने टाइम लगे थे, 1500। ठीक है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। और लॉग पहले निकाल लेते हैं, लॉग, यहाँ कैसे निकालें, लॉग लर्निंग रेट हमारे पास कितना है, 90% का। लॉग लर्निंग रेट डिवाइड बाय लॉग 2। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉग निकाल लिया अपना 90% का। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है ना, हम 0 से लेके 8 बैचेस तक निकाल लेते हैं, फर्स्ट 8 बैचेस तक। क्यों? क्योंकि 8 बैचेस बाद जो है, लेट, तो हमने ये देखा कि फर्स्ट 8 बैचेस तक जो है वो लर्निंग रहेगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। तो पहले हम एक्स निकाल लेते हैं। एक्स क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ बैचेस। तो हम एक्स निकाल रहे हैं कितने बैचेस का, 8 बैचेस का। ठीक है, तो कैसे, y इक्वल टू क्या होता है, a जो कि 1500 है, x मल्टीप्लाई कराना है x से जो कि 8 है, और कितनी, और में कितना आएगा, b क्या होता है, log। तो ये हमने निकाला हुआ है। तो ये 8 बैचेस की हमारे पास आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, 8 बैचेस की। इसको दोबारा निकालते हैं। y इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं। y इक्वल टू ए एक्स की पावर लॉग लर्निंग रेट अपॉन लॉग 2। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। y इक्वल टू ए ए हमारे पास 1500, एक्स हमारे पास 8 है, पावर में लॉग लर्निंग रेट और लॉग 2 यहाँ निकाल लिया। तो ये हमारे पास 8 बैचेस के एवरेज आवर्स आते हैं। पता कैसे चला ये एवरेज आ रहा है, क्योंकि भाई वाई निकाले ना, वाई होता क्या है, वाई क्या होता है, वाई होता है हमारे पास एवरेज टाइम। यहाँ पे बैचेस में क्या है, वाई क्या है, एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट बैच ना, तो यहाँ पे वाई आ गया हमारे पास 8 बैचेस का। अब ये जो वाई 8 बैचेस का है, इसको मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ टोटल आवर्स। ठीक है, टोटल आवर्स किस तरह से आए, टोटल आवर्स, ये मेरे पास एवरेज थे, और यूनिट्स कितने थे, 8। फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं, ये एवरेज था, यूनिट्स कितने थे, 8। तो 128 को 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो टोटल आ जाएंगे ना। यहाँ पे भी मैंने ये किया कि ये एवरेज था। ठीक है, यूनिट्स कितने थे, 8। तो 10935 को 8 से मल्टीप्लाई कराया तो टोटल आवर्स आ गए। अब मैं निकाल लेता हूँ एक्स जो है ना, 7 पे क्यों निकाल रहा हूँ अभी बताता हूँ। ए इसमें क्या होगा, अगेन पहला यूनिट, पहले बैच पे 1500 आवर्स लगते हैं, मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर यूनिट्स के निकाल रहा हूँ, 7 यूनिट्स के लिए, और लॉग लर्निंग रेट 90% अपॉन लॉग 2, ये अप्लाई कर दिया। तो इसको भी पॉइंट से हटा लेते हैं, और इसको भी पॉइंट से हटा लेते हैं। तो ये 1116 एवरेज आवर्स है। ये वाई निकल रहा है, वाई क्या होता है, एवरेज आवर्स। तो 1116 मेरे पास क्या आया, एवरेज आवर्स।
कितने यूनिट्स के लिए? 7 यूनिट्स के लिए। तो टोटल निकालने के लिए अगर इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कराऊं, ऊपर मैंने 8 से मल्टीप्लाई कराया 8 का टोटल निकालने के लिए, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कराया ताकि टोटल टाइम आ जाए फॉर 7 यूनिट्स के लिए। अब इसको देखते हैं कि मैंने निकाले क्यों, 7 बैच के लिए निकाले क्यों। क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिया हुआ कि भाई 7 बैच का भी निकालो। तो 7 बैच का इसलिए निकाला, यहाँ से समझते हैं कि 7 बैच का क्यों निकाला। 8 बैच का बोला हुआ था, तो मैंने 7 बैच का क्यों निकाला। 7 बैच का इसलिए निकाला कि जब मैं 1024 को 7 बैच से माइनस करूंगा ना, तो मेरे पास पता चल जाएगा मार्जिनल मतलब इन दोनों के दरम्यान एक मुझे मार्जिनल टाइम कितना लग रहा है। 8 का था, लर्निंग स्टॉप हो गई, लेकिन 7 बैच का इसलिए निकाला कि मुझे 8 वाला जो 8 यूनिट होता है, 8वां यूनिट होता है ना, उस पर मुझे पता चल जाएगा मार्जिनल टाइम कितना आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ये मैंने 8 यूनिट्स के लिए टोटल टाइम निकाला, फिर 7 यूनिट्स के लिए इसलिए निकाल लिया ताकि इन दोनों का डिफरेंस से मुझे ये पता चल जाए कि भाई मुझे 8वें यूनिट पे कितना टाइम लगे। तो मुझे 8वें यूनिट पे जो है वो 937 आवर्स लगे। ठीक है, अब 937 आवर्स जो 8वें यूनिट पे लगे ना, यहाँ मेरी होगी लर्निंग स्टॉप। ठीक है, फर्स्ट 8 बैचेस तक लर्निंग थी, अब यहाँ होगी लर्निंग स्टॉप। अब इसके बाद जितने भी यूनिट्स बनेंगे ना, वो 937 से मल्टीप्लाई होके निकल रहे होंगे। जैसे एक्स अब मैं निकालना चाह रहा हूँ, टोटल मुझे 28 बैचेस के निकालने थे ना, तो 8 का तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ टोटल आवर्स, 8 बैचेस के टोटल आवर्स। तो अब मैं 12 के अगर और निकाल लूँ तो टोटल 20 हो जाएंगे। जैसे 937 पे लर्निंग स्टॉप हो गई थी, अब मुझे 12 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि हर आगे वाला बैच जो है ना वो इसी से मल्टीप्लाई हो गया, इतना ही टाइम लगेगा उसके ऊपर। तो ये मेरे पास आ गया। तो ये मेरे पास टोटल टाइम आ गया कितने आवर्स का, कितने बैचेस के लिए, 12 बैचेस के लिए। तो फर्स्ट 8 बैचेस पे टोटल आवर्स यहाँ मैंने निकाले। टोटल आवर्स फर्स्ट 8 बैचेस के 8748, रिमेनिंग 12 बैचेस टोटल आवर्स वो कितने आ गए, यहाँ मैंने निकाले। तो टोटल 20 बैच के अगर हो तो ये टोटल मैं ऐड कर दूंगा तो 20 बैच के हो जाएंगे। 8 और 12 को ऐड किया तो 20 बैच के टोटल आवर्स आ गए। तो आई होप ये सारी चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको रिपीट में दोबारा से देखें, दोबारा से समझें। यही है टोटल जो है लर्निंग, यही है लर्निंग रेट। जो कर्व हमारा चैप्टर है वो टोटल यही है कि फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं समझाता हूँ कि 8 बैचेस तक उन्होंने बोला लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। तो मैंने 8 बैचेस पे पहले टोटल आवर्स निकाल लिए, 8 बैचेस पे एवरेज आवर्स निकाले, वाई निकाला, उसको मैंने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो टोटल आ गया। कैसे? यूनिट्स, ठीक है, टोटल आवर्स, एवरेज आवर्स। ठीक है, यूनिट्स पहले 8 बैचेस के निकाले। ठीक है, और एवरेज आवर्स जो मेरे पास आए वो 1094 आए, फॉर्मूला लगाया मैंने वाई वाला। ठीक है, और एवरेज आवर्स आ गए। अब टोटल आवर्स पे जाने, तो मैं ऑब्वियसली एवरेज आवर्स को यूनिट से मल्टीप्लाई कराऊंगा, टोटल आवर्स आ जाएंगे। ये मैंने निकाल लिया यहाँ पे 8748। ठीक है, अब 12 बैचेस पे जो मेरे पास एवरेज आवर्स तो नहीं थे, ठीक है, डायरेक्ट मेरे पास टोटल आवर्स ही आ रहे हैं। वो कितने आए हैं, तो इन दोनों को मैंने सम किया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, यही सेम इसी तरीके से आए हैं। मैंने समझाने के लिए एक मिनट और बनाया चार्ट। सही है, ये इस तरीके से आए हैं। और ये 8 के आगे जब लर्निंग स्टॉप हो रही है ना, तो मैंने 7 का एक इससे पिछला वाला निकाल 7 का निकालूंगा टोटल आवर्स, और इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो मैं मुझे पता चल जाएगा 8वें यूनिट पे कितना टाइम लगा है टोटल। तो जो 8वें यूनिट का टोटल टाइम होगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 12 का आ जाएगा मेरे पास टाइम। तो ये ऐसे होगा। तो हमें टोटल आवर्स चाहिए थे जो कि 19987 आ गए हैं यहाँ पे। 19987 टोटल आवर्स हैं 20 यूनिट के, और एक यूनिट का रेट है 150। 199, कितने थे, 19987 टोटल आवर्स हैं, एक यूनिट का रेट है 120 वेरिएबल में। तो ये मेरे पास वेरिएबल के आ गए। तो मैं अब बैठा हूँ, मैंने कहा यार सब तो निकाल लिया, अब क्या करूँ, बस भाई सम करो रखो, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मेरे पास सम करके टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट टू प्रोड्यूस
20 बैचेस। ठीक है। तो ये मुझे टारगेट कॉस्ट मैंने कितनी सेट करनी चाहिए थी, वो मैंने सेट कर ली, इतनी होनी चाहिए थी। ठीक है। अब डायरेक्ट अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? ये जो कॉस्ट है ना, ये है 70 पे, 70 पे 70% पे। मुझे जाना है 100% पे, तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है। टारगेट प्रॉफिट इसका कितना होना चाहिए था? 30%। तो ऐसे ये था टारगेट प्रॉफिट। अगर मैं कॉस्ट के थ्रू ही निकालूं, ये कॉस्ट मुझे पता है 70 है, मैंने जाने 30 पे, क्योंकि प्रॉफिट की फिगर निकालनी है 30। तो ये इस तरह से भी आ जाएगी, दोनों तरीके से आ सकती है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। काफी इजी क्वेश्चन था, टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मैं डिटेल दो दो बार समझा रहा हूँ चीज़ों को। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, 10 मार्क्स के आते हैं। तो आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? के एल मैन्युफैक्चर्स कस्टमाइज इक्विपमेंट यूजिंग अ सेमी ऑटोमेटेड प्लांट. इट हैज रिसेंटली रिसीव्ड एन इंक्वायरी फ्रॉम अ well reputed customer for the manufacturing of 500 units of a new type of equipment for rupees 10,500 per unit. ठीक है। Based on the initial estimate, KL is not much inclined to accept this order as the gross profit margin जो था पहले बहुत कम था, लेकिन कस्टमर ने बोला, श्योर कराया कि KL एटलीस्ट वन रिपीट ऑर्डर होगा लाजमी। तो रिक्वायरमेंट क्या है इसकी देखते हैं। डिटरमाइन व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द रिपीट ऑर्डर इफ द कंपनी वांट्स टू अर्न एन ग्रॉस एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन द टू ऑर्डर्स। तो हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी, सॉल्यूशन की तरफ चले तो सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए, उसमें से 20% लगाएंगे तो ग्रॉस टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा। टारगेट प्रॉफिट कितना है? 20%। ठीक है। और टारगेट जो कॉस्ट होगी वो पता चल जाएगी। टारगेट कॉस्ट कितनी होगी? 80%। सही है। तो सेलिंग प्राइस 100 पे है। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस दी हुई है क्वेश्चन में 10,500 पर यूनिट। और कितने यूनिट्स हैं? 500 यूनिट्स हैं एक बैच में। ये सब अभी मैं एक बैच की निकाल रहा हूँ चीज़ें। ठीक है। एक बैच में इतने। टारगेट प्रॉफिट उन्होंने बोला कि भाई 20% रखो सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट आ जाएगी सेलिंग प्राइस में से, जब मैं टारगेट प्रॉफिट हटा दूंगा। तो इस तरीके से ये मेरे पास चीज़ें आ गई सारी। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं देखूंगा कि भाई इस टारगेट कॉस्ट में कोई इंडिपेंडेंट कॉस्ट होगी जो कि मैं कवर नहीं कर पाऊंगा लर्निंग अप्लाई करके, तो उसको मैं हटा दूँ। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो के एल इज नॉट मच इन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। द कॉस्ट एस्टिमेट पर यूनिट, अगेन पर यूनिट दी है, तो एक बैच की निकालनी होगी तो 500 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ताकि मेरे पास एक बैच की आ जाए। तो इसमें से अगर मैंने इंडिपेंडेंट कॉस्ट हटानी है, तो इंडिपेंडेंट कॉस्ट एक तो डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है। वो इंडिपेंडेंट होती है डिसीजन के लिए। कितनी है? 3350 की एक यूनिट पे आने वाली कॉस्ट। अगर मैं 500 यूनिट पे निकालूं, मतलब एक बैच की निकालूं, तो ये मेरे पास एक बैच की आ जाएगी। फिर डायरेक्ट लेबर्स के सेमी स्किल्ड भी दिए हुए हैं, स्किल्ड भी दिए हुए हैं। सिमिलरली वेरिएबल ओवरहेड को, फिक्स ओवरहेड को हम इग्नोर करेंगे, डिसीजन के लिए इररिलेवेंट है। वेरिएबल ओवरहेड में भी सेम यही वाला प्रोसीजर है। फिर बेस्ड ऑन द अबव डेटा अवेलेबल विद द कंपनी एंड 80% लर्निंग कर्व जो है वो एप्लीकेबल है कंपनी स्किल्ड हार्ड लेबर पे। इसका मतलब है कि जो अनस्किल्ड वाले हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उसके ऊपर लेबर लर्निंग कर्व जो है अप्लाई नहीं हो रहा, तो वो भी इंडिपेंडेंट कॉस्ट में आ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ डायरेक्ट लेबर वाले सेमी स्किल्ड वाले, और वेरिएबल ओवरहेड्स भी सेमी स्किल्ड वाले, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इसको लर्निंग लेट अप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर से माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट लेबर 720 के दिए हुए एक यूनिट पे, 500 यूनिट्स पे कितनी आ जाएगी कॉस्ट? सिमिलरली क्या बोल रहे हैं कि वेरिएबल ओवरहेड जो है 25% है इसका। तो डायरेक्ट लेबर का 25% डायरेक्टली करता हूँ तो डायरेक्टली टोटल कॉस्ट आती है। तो टोटल इंडिपेंडेंट कॉस्ट मेरे पास आ गई। ठीक है। और टारगेट कॉस्ट में से जो ये वाली इंडिपेंडेंट कॉस्ट है ये अचीव नहीं कर सकता, लेकिन 2075 पे हमने आना है। तो ये हमारा एवरेज हो गया कि इतनी कॉस्ट पे हमने आना है। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट पे आने वाली कॉस्ट को ए निकाल लेते हैं। डिपेंडेंट कॉस्ट, अच्छा ये मैं आर्स के थ्रू नहीं कर रहा, ये मैं कॉस्ट के थ्रू ही कर रहा हूँ।
मतलब इसको मैं अगर रेट से डिवाइड कराऊंगा, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के, तो मेरे पास आर्स आ जाएंगे। उन आर्स को लेके नहीं चल रहा, मैं डायरेक्ट कॉस्ट को लेके चल रहा हूँ, जैसे ऊपर मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। तो डिपेंडेंट कॉस्ट अब कितनी है? डायरेक्ट लेबर कौन सी वाली? स्किल्ड वाली। सेमाई वाली ऊपर हमने हटा दी। सिमिलरली वेरिएबल ओवरहेड स्किल्ड वाली, सेमाई स्किल्ड हमने ऊपर से हटा दी। तो डायरेक्ट लेबर जो स्किल्ड वाली है वो तो है 4000 की कॉस्ट एक यूनिट पे, 500 यूनिट पे कितनी आ जाएगी? और इसका 25% जो है वो वेरिएबल ओवरहेड है। तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। कौन सी? पहले यूनिट में आने वाली कॉस्ट। ये आ गया। सिमिलरली जो फॉर्मूला था हमारा, वो कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। इसमें क्या था? वाई भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, एक्स हमने फाइंड करना है, लॉग लर्निंग रेट और लॉग टू पता है। वाई क्या है हमारे पास? 2075 000 2075 000 इक्वल्स टू ए है हमारे पास 2500 000 ठीक है, और पावर में बी। बी हमारे पास लॉग लर्निंग रेट अपॉन लॉग टू है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया x इक्वल टू 1.783। अब ये जो x इक्वल टू 1.783 है, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। मतलब एक ऑर्डर पूरा और दूसरे ऑर्डर का 78%, अगर ऐसे ले चलें तो दूसरा ऑर्डर पूरा नहीं। एक जो है बैच में 500 यूनिट्स होते हैं। तो अगर मैं 500 यूनिट्स को 1.783 से मल्टीप्लाई कराऊं तो टोटल मेरे पास आ गई कॉस्ट। ठीक है, टोटल ये मेरे पास आ गए। अब इसमें से जो 500 है ना, वो तो मेरे पास एक बैच पूरा बन जाएगा, और रिमेनिंग 391 जो है ना, 391.5 रिमेनिंग ऑर्डर। मतलब अगर मैं पूरा 500 यूनिट का ना भी करूं, सिर्फ 391.5 यूनिट्स का करूं ना, तो भी काम बन जाएगा। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में 500 यूनिट्स। सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर अगर मैं 391.5 यूनिट्स का भी करूँ ना, तब भी मैं इतना 20% प्रॉफिट कमा लूंगा। और इससे ऊपर का करूंगा तो इस जाहिर सी बात है 20% टारगेट प्रॉफिट कमाने के बाद जो अपना प्रॉफिट होगा वो भी कमा लूंगा। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में हमसे ये रिक्वायर्ड था 391.5 वाली फिगर्स। वो कैसे? क्या कह रहे हैं? डिटरमाइन व्हाट शुड बी द साइज ऑफ रिपीट ऑर्डर। रिपीट ऑर्डर जब सेकंड ऑर्डर करेंगे तो उसका साइज क्या होगा? तो उसका साइज 391.5 होगा। जब कंपनी एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कमाए 20%, तो 20% ग्रॉस मार्जिन कमा रही थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। इसको भी मल्टीपल टाइम्स अगर इस क्वेश्चन को एक मरतबा अच्छे से देख लें और एक दो मरतबा इसको सॉल्व कर लें तो पैटर्न एक समझ आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व हुआ था कि सेल प्राइस थी, टारगेट प्रॉफिट, टारगेट कॉस्ट, उसमें से इंडिपेंडेंट कॉस्ट आ जाती, तो फिर सॉल्व हो गया। यहाँ पे भी ये इसी तरीके से सॉल्व हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मार्च 19 में आया हुआ ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं मार्च 19 की। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द बिड अमाउंट, वही सेल्स प्राइस जो होती है, दैट जेएल शुड कोट टू अर्न 30% ऑफ सीएम। क्या बोल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस क्या रखें कि टारगेट प्रॉफिट 30% का, 30% ऑफ सेलिंग प्राइस अर्न करने के बाद टारगेट कॉस्ट यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 70%। तो सेल प्राइस क्या रखें ना। ठीक है, रिक्वायरमेंट वाया देखते हैं। कंप्यूट द बिड अमाउंट मतलब सेलिंग प्राइस बताएं, दैट जेएल शुड गो टू अर्न 30% ऑफ सीएम। तो इसमें अगर हमें कॉस्ट पता चल जाए तो उसको फिर हम रिवर्स वर्किंग करके ऊपर सीएम तक पहुंच जाएंगे, सेल्स प्राइस तक पहुंच जाएंगे। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। JL manufactures various products according to customer specification. In March 19, JL is required to submit a tender for supply of 5,000 plastic bottles of a washing machine. In this respect, following information has been gathered. Production would be carried out on JL plant at its Chalcot factory. Cost of the plant 36 million की दी हुई है। Estimated useful life 96,000 hours दिए हुए हैं। Each plastic bottle मतलब एक यूनिट पे बनाने में 2 मशीन आवर्स लगते हैं। तो अगर मैं यूनिट्स निकालना चाहूँ, 96,000 आवर्स हैं और एक यूनिट बनाने में 2 मशीन आवर्स लगते हैं। तो 96,000 को जब मैं 2 से डिवाइड कराऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने यूनिट्स बन रहे हैं। फिर इस 36 मिलियन को उस यूनिट्स से वो निकाल लेंगे,
या यूजफुल लाइफ से डिवाइड करके उसकी डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। प्रोडक्शन वुड बी कैरिड आउट इन 10 बैचेस। ठीक है, और एक बैच में 500 यूनिट्स हैं। यहाँ से भी हमें पता चल रहा है, अगर 5000 को 500 से डिवाइड कराऊं तो नंबर ऑफ बैचेस पता चल जाएंगे, जो कि 10 ही आएंगे। इन्होंने बता भी दिया। कॉस्ट पर यूनिट फॉर द फर्स्ट बैच हैज बीन एस्टिमेटेड एज अंडर। तो पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है फर्स्ट बैच की। ये फर्स्ट बैच की हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, तो पर यूनिट है, अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक बैच की मेरे पास आ जाएगी सारी। ये एक यूनिट की अमाउंट दी हुई है ना, फर्स्ट बैच के। फिर बता रहे हैं कि ओवरहेड डो नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। ये हमें अलग से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स ओवरहेड जो है ना, ये इररेलेवेंट होते हैं डिसीजन के लिए, लेकिन ये जो इस प्लांट पे आने वाला जो डेप्रिसिएशन होगा ना, वो रेलिवेंट होगा, क्योंकि वो इसी के लिए यूज हो रहा है खाली। Direct material consumption would require reduce 5% in each subsequent batch up to the third batch. थर्ड बैच तक 5% से रिड्यूस होता रहेगा एंड would become constant उसके बाद। एप्लीकेबल रनिंग रेट दिया हुआ 95%, और वो इफेक्टिव है फर्स्ट 6 बैच तक, और इंडेक्स दिया हुआ 90। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट भी करके दीजिए, वो कंप्यूट करा रहे हैं। तो चलते हैं द प्रोडक्शन। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट बैच की जो जो कॉस्ट थी, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट दी हुई है वो 150 दी हुई है एक यूनिट की। तो एक बैच में 500 यूनिट है, 500 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 75,000 आ गया। फिर हमें बता रहे हैं कि 5% से रिड्यूस हो रही है थर्ड बैच तक। ये फर्स्ट बैच की आ गई, सेकंड बैच की इसका 95 पे ले जाता हूँ, 5% से रिड्यूस कर देता हूँ। सिमिलरली इसको 95 पे ले जाता हूँ, 5% से रिड्यूस कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, उसके बाद थर्ड बैच के बाद से लेके अगले आने वाले 7 बैच तक, क्योंकि टोटल 10 बैच की कॉस्ट निकाली है ना, अगले आने वाले 7 बैचेस तक ये सेम रहेगी। तो टोटल जो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ गई, वो आ गई। ये क्या थी, फर्स्ट बैच की। ये क्या थी, सेकंड बैच की। ये क्या थी, थर्ड बैच की। और ये ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स मतलब थर्ड से लेके आगे 10 बैचेस तक। तो डायरेक्ट मटेरियल की मेरे पास कॉस्ट आ गई। ओके भाई, टारगेट कॉस्ट में सबसे पहली एक कॉस्ट आ गई डायरेक्ट मटेरियल की, जो कि है 687750। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये उसकी वर्किंग हो गई। अब करते हैं डायरेक्ट लेबर को सॉल्व। डायरेक्ट लेबर में क्या कह रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 3 लेबर आवर्स। एक यूनिट बनाने में 3 लेबर आवर्स लगते हैं। ठीक है, वर्किंग करते हैं, एक यूनिट बनाने में 3 लेबर आवर्स लगते हैं, तो 500 यूनिट्स बनाने में कितने आवर्स लगेंगे, तो वो 1500 आवर्स लगेंगे। तो ये मेरे पास आ गया ए। अगर मैं इसको यहाँ रख लूँ, ये मेरे पास आ गया ए। कि पहला बैच बनाने में जो है वो मुझे 1500 आवर्स लगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एप्लीकेबल लर्निंग रेट है 95%। तो लॉग अगर मैं निकालूं, लॉग है 95% और डिवाइड में log 2। ठीक है, तो ये मेरे पास लॉग हमने निकाल लिया, ये इन्होंने दिया हुआ भी था, लेकिन निकाल भी लिया हमने। तो ए आ गया, लॉग लर्निंग वगैरह आ गई। उसके बाद अब देखते हैं कि लर्निंग कहाँ पे स्टॉप हो रही है। बट विल रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 6 बैचेस तक। पहले 6 बैचेस तक जो है वो लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। तो पहले एक्स निकाल लेते हैं 6 बैच का। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, यही हमारा देसी फॉर्मूला। ठीक है, बाय निकाल रहे हैं, मतलब एवरेज अमाउंट निकाल रहे हैं। ए कितना है 1500, एक्स कितना है, एक्स है 6, और लॉग कितना है, ये हमने अमाउंट निकाली। तो ये मेरे पास आ गई 6 बैचेस की। अब मैं निकाल रहा हूँ एक्स 5 बैचेस का। क्यों, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया क्वेश्चन में, कि 5 बैच का इसलिए निकाल रहा हूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, वो मुझे पता चल जाएगा। 6 और 5 के डिफरेंस में ये पता चल जाएगा कि छठे बैच पे
छठे बैच पे कितनी मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो अभी निकालते हैं। पहले फिफ्थ बैच का मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। भाई इक्वल टू ए, हमें पता है 1500 फर्स्ट बैच पे आने वाली कॉस्ट। एक्स है, कितने बैचेस की निकालनी है, 5। और लॉग है हमारे पास ये अमाउंट। तो ये जो था ये एवरेज था। इसको मैं अगर टोटल आवर्स निकालना चाहूँ तो ये 6 यूनिट्स की थी, तो 6 से मल्टीप्लाई करा दिया। ये एवरेज है 5 यूनिट्स का, तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊँ टोटल आवर्स आ जाएंगे। सही हो गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो मेरे पास होगा क्या, ये वो मार्जिनल अमाउंट है, मतलब एक यूनिट पे आने वाली, छठे यूनिट पे आने वाली अमाउंट है, कि इससे आगे जितनी भी हमारे पास कॉस्ट आती रहेगी ना, वो ये आर्ट्स सेम ही रहेंगे, जितने भी यूनिट्स बना लें। तो एक्स अब रखता हूँ मैं, 6 यूनिट्स तक मैंने बना लिए। आगे रिमेनिंग कितने यूनिट्स रह गए हैं, 4 यूनिट्स। 10 थे ना टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो आगे ले जो 4 बैचेस होंगे, तो वो इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूं 4 से, तो टोटल मेरे पास ये आ गया। तो फर्स्ट 6 बैचेस पे आने वाली टोटल कॉस्ट जो थी वो मेरे पास ये थी, टोटल आवर सॉरी। और रिमेनिंग 4 बैचेस के जो आवर्स थे टोटल, वो मेरे यहाँ आ गए। तो इन दोनों को सम किया, टोटल आवर्स आ गए मेरे पास 12780 के। सॉरी। तो ये मेरे पास टोटल आवर्स आ गए। अब इसको बस रेट से मल्टीप्लाई कराने, तो डायरेक्ट लेबर के जो टोटल आवर्स हमने फाइंड किए हैं लर्निंग अप्लाई करके, 12780 के हैं। 12780 के ये लेबर आवर्स हैं। ठीक है, इसको मैं अगर रेट से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो लेबर की कॉस्ट आ जाएगी। लेबर का रेट कितना है, 300 डिवाइड बाई 3। 300 पर यूनिट की अमाउंट थी। एक यूनिट पे 3 kg 3 लेबर आवर्स लगते हैं, तो 100 का रेट आ जाएगा। 300 को जब 3 से डिवाइड कराऊंगा तो 100 का रेट आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 कैसे आया, 300 को जब मैंने 3 से डिवाइड कराया तो मेरे पास 100 आ गया। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड देखते हैं अब क्या है। वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए आर्स तो ये सेम ही रहेंगे। ठीक है, रेट डिफरेंट होगा, रेट चेक कर लेते हैं कितना डिफरेंस है, रेट फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। 240 पर यूनिट लेबर आवर्स से लेंगे, बेस्ड ऑन लेबर आवर्स है तो 3 लेबर आ रही हैं। 240 डिवाइड बाय 3, तो 80 का मेरे पास रेट आ गया। इसको मैं अगर 80 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो अमाउंट आ जाएगी, और पॉइंट से हटा देते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड भी आ गया। फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट मटेरियल ले लिया, डायरेक्ट लेबर ले लिया, वेरिएबल ओवरहेड ओवरहेड्स ले लिए। फिक्स ओवरहेड नहीं आएंगे, ये डिसीजन के लिए इररेलेवेंट है। हाँ, जो डेप्रिसिएशन है, जो सिर्फ किसी यूनिट, इन्हीं बैचेस को बनाने के लिए हमें इनकर करनी पड़ रही है, ये कॉस्ट तो ये आएगी। तो 36 मिलियन पूरा नहीं आएगा, ये तो प्लांट की कॉस्ट है, हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन लेना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 36 मिलियन डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब यूजफुल लाइफ जो है वो यूनिट रखने हैं ना हमने, यूनिट। तो 96,000 आवर्स हैं, और एक यूनिट बनाने में 2 मशीन आवर्स लगते हैं। तो आवर्स को जब मैं आवर्स से डिवाइड कराऊंगा तो मुझे यूनिट्स मिल जाएंगे। तो 96,000 है, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो यूनिट्स मिल जाएंगे। तो ये मेरे पास एक यूनिट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। एक यूनिट की डेप्रिसिएशन को 500 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक बैच की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। एक बैच की डेप्रिसिएशन को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 10 बैचेस की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ऐसा। ठीक है, 36 मिलियन डिवाइड बाय 96,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 10, 93750। आई थिंक ये इस तरह से गलत आ रही है, तो पहले इसको ऐसे कर लेते हैं कि 96,000 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। 48,000 आ रहे हैं ना, तो 36 मिलियन को जब मैं यूनिट से डिवाइड कराऊंगा, जो कि है 48,000। ठीक है, ये मैंने नीचे निकाले। तो ये मेरे पास 750 जो है एक यूनिट की कॉस्ट आ गई। ठीक है, एक यूनिट के ऊपर आने वाली डेप्रिसिएशन आ गई।
तो इसको अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो एक बैच की डेप्रिसिएशन आ गई, और फिर 10 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो टोटल मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई। तो ये मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ गई, यहाँ पे 36 मिलियन में एक जीरो बस कम कर देते हैं। तो 375,000 जो है मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ गई ही है। यहाँ पे भी मैंने एक जीरो जो दिलवा दिया है। सही है। तो टोटल अगर मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूँ, ये मेरे पास 100 पे, ये 48,04615 कैसे आई? ये जो कॉस्ट थी ये 70 पे थी, मैं 100 पे ले गया तो मेरे पास कॉस्ट आ गई। तो ये सेलिंग सेलिंग प्राइस ही 48,04615 की हमें हमसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी हो गया होगा, अच्छे से सॉल्व हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस में पेपर में क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ये भी मार्च 19 का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन ये सीए फाइनल का एक क्वेश्चन था, उसको हमने सॉल्व किया था। उससे पहले भी एक हमें ये भी सीए फाइनल का था, उसको सॉल्व किया था। और मार्च 17 वाला जो था ये कैफ में आया हुआ है, इसको भी हमने सॉल्व किया था। और इससे पहले जो है हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। तो आई होप ये लर्निंग कर्व का ओवरऑल चैप्टर अच्छे से हो गया होगा, समरी भी समझ आ गई होगी और क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे। बस प्रैक्टिस रहती है, इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें और कॉन्सेप्ट्स को बार बार दोहराएंगे तो ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।